इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लें या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक में करंट से होने वाले जो मैग्नेटिक प्रभाव हैं उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी किताब अगर आप रेफ़र करें तो उसमें कुछ बातें पहले दी हुई हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा था तो फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट एंड ही ऑब्जर्व कि उनके टेबल पर उन्होंने कुछ वायरों का ऐसे झुंड रखा था और उसमें से करंट पास हो रही थी बिकॉज ही हैड सम बैटरी ओवर इट, तो बैटरी से दीज वर कनेक्टेड एंड देयर वाज सम स्विच हियर। अलॉन्ग विद दैट एक वो रखा था, कंपास रखा हुआ था, कंपास था टेबल पे। तो फेराडे जब वहाँ गए, उन्होंने की इंसर्ट की तो ही ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक नीडल स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग। मतलब जब भी वो ऑन ऑफ करते थे, ऑन ऑफ करते समय ऑन किया मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, ऑफ किया मैग्नेटिक नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई। तो एक अलग सा प्रभाव देख रहे थे। मतलब नॉर्मली कंपास क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर उन्होंने सोचा और फिर फाइनली ही वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आई, कुछ नहीं आई कि मैग्नेट पर प्रभाव पड़ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, बस सीधी सी बात। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फेराडेज स्टडीज़ और ये स्टडी फिर आगे बढ़ी। फिर ऑयस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ज़्यादा इस पर काम किया और फिर उन्होंने डायरेक्शन वगैरह के ऊपर चर्चा की कि किस टाइप से डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डेविएट होगी, वो सारी बातें हुई। फिर हम जो हमारे कोर्स में जो है उसमें आता है एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल, मैं स्पेलिंग बुक से देख के बता देता हूँ। एम्पियर ना, AMPERE, हाँ, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। तो उन्होंने क्या कहा कि राइट हैंड अगर अपन लें और राइट हैंड से अगर हम एक राइट हैंड लें अपना और थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, तो हमारे उंगलियों का जो कर्ल है, कर्ल मतलब जो घुमाव है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन मतलब ये वायर है, वायर से करंट पास हो रहा है, मान लो ये वायर है, मैंने ऐसे रखा, वायर के अलॉन्ग थंब दिखाया, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन दिस वे, ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन वाली बात है ये काफ़ी बाद में आती है, लेकिन जब तक हम मैग्नेटिक प्रभाव को समझते हैं तब तक एक इफ़ेक्ट और हमें पढ़ना है। ये राइट हैंड थंब रूल तो आप याद रखिएगा, ये अगर हमारा थंब है तो ये उंगलियां कुछ इस तरह से मुड़ेंगी, भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसको थोड़ा सा हम फिर से अलग रखते हैं। डायरेक्शन इज़ ओके, ये मैंने डायरेक्शन इसलिए बता दिया क्योंकि फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बाद ऑयस्टर्ड भाई साहब आते हैं और ऑयस्टर्ड भाई साहब का कहना डायरेक्शन से रिलेटेड था। एम्पियर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा रूल दिया था, तो ये वाला बेटर है, एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, इससे जल्दी समझ में भी आ जाता है। ऑयस्टर्ड वाला एक बड़ा स्टेटमेंट है, स्विमर्स रूल है उसका, ये अगर कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है और उसका सिर जो है इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट को देख रहा है, एंड हिज हेड इज़ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो स्विम करना है,
देन द निडल विल मूव इन द डेविएशन, है ना, फिर वो डायरेक्शन बता रहा है कि उसके लेफ्ट हैंड की तरफ निडल मूव करेगी इफ़ दैट निडल इज केप्ट बिलो हिम। तो इस तरह से काफ़ी लंबा सा एक्सप्लेनेशन है। एम्पियर थंब रूल तो इतना बढ़िया है कि बस आपने फट से लिया और बता दिया कि ये डायरेक्शन है, तो इसलिए एम्पियर रूल ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक प्रभाव, हाँ कहिए। हाँ कैसे भी पकड़ो, थंब कहाँ है, ऐसे थोड़ी थंब को थोड़ी टर्न करना है, थंब को ऐसे ही रखना है। ये जो थम्सअप होता है ना, ये ऐसे ही रखना है। अब आप कैसे भी रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कहीं भी रखो, थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर वायर ऐसा जा रहा है तो आपने ऐसे रख दिया, अब डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, ऐसी होगी, ठीक है। अगर नीचे की तरफ वायर, मतलब वायर ऐसा ही है लेकिन अब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, आप ऐसे पकड़ेंगे वायर को, पकड़ना नहीं है, पता लगे वो करंट लग जाए वो बात अलग है ना, मतलब ऐसी अपने को बात नहीं करनी। बट अगर ऐसा लिया तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है, फील्ड कैसे होगी, इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी, ठीक है। नाउ देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स विच वर डन और एंड परफॉर्म्ड, अपनी किताब में दिया हुआ है। फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, वो किस प्रकार से बनती है, ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर मैं ले लूँ, मान लो ये कंडक्टर है और एक कार्डबोर्ड ले लिया जाए, उस कार्डबोर्ड के बीच से इसको निकाला जाए, इसको ऐसे समझ लो, ये निकला है ऐसे, ठीक है, और इस पर हम कुछ आयरन फाइलिंग्स डाल दें। आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं, जब आयरन का कोई काम होता है, कटिंग होती है, फाइलिंग होती है, तो उसमें कुछ बुरादा निकलता है, उसको कहते हैं आयरन फाइलिंग। या इवन टर्निंग वगैरह होता है, लेथ मशीनों में जब काम होता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं लोहे के, उनको आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। आयरन फाइलिंग्स को इसके ऊपर आप बिखेर दीजिए, ठीक है। जब करंट पास होगा उसके बाद आप कार्डबोर्ड को थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे, हल्का सा टैप करना है, तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर आयरन की जो फाइलिंग्स हैं, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो सर्कल में फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्रभाव है ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर बन रही है, इसलिए जो लोहा है वो वहाँ जाकर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो हमें कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, वही एक्सप्लेन किया। ओके, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला एक्सपेरिमेंट है वो वीडियो में दिखा देते हैं, बच्चों को वीडियो में नहीं देखा उन्होंने। तो एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया है, वायर डाला है, और इसमें जब हम आयरन फाइलिंग्स डाल देंगे, बुरादा डालेंगे, करंट पास करेंगे एंड हल्का सा टैप करेंगे, तो वी विल ऑब्जर्व दैट वी विल गेट सम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है विच वॉज डन एंड परफॉर्म्ड बाय सम साइंटिस्ट एंड दे फाउंड कि इस तरह से हमें कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलते हैं। राइट हैंड थंब रूल ऑलवेज शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है तो उसमें से फील्ड किस प्रकार से जाएगी। तो लेट अस से अभी भी मैं एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ और इस कार्डबोर्ड से मैं एक सर्कुलर लूप ले जाता हूँ जो यहाँ से छेद बना के नीचे से जाएगा, ठीक है, एंड वी कैन हैव अ सर्किट, प्रॉपर सर्किट हियर। एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव प्लस एंड माइनस एंड रेजिस्टेंस आर। करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट फ्लो हो रहा है। होता क्या है, जब इसमें फील्ड बनेगी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो इसमें भी बनेंगे, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जो उस तरफ वाला जो पार्ट है जो ड्राइंग में बना है, ठीक है, स्क्रीन पे, उसमें ऊपर की तरफ करंट है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ठीक है, तो इस तरह से बनेंगे। जबकि दूसरा पार्ट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे लेकिन डायरेक्शन थोड़ी अलग होगी। कार्डबोर्ड पर आपको क्या दिखाई देगा, यू विल सी सम सर्कल्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ वाले तो पूरे बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं है,
आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बीच में आएंगे। अब यही चीज़ 3 डायमेंशन में सोचो आप, हर तरफ हो रही है, हर तरफ हो रही है। तो अब अभी अगर आप स्क्रीन ना देखें, मुझे देखें, तो मैं वीडियो में भी खुद को ही दिखा देता हूँ। नाउ लेट अस से वी हैव अ लूप, ठीक है, और करंट जो है वो ऐसे बह रहा है, ठीक है, जैसे हमने उसमें डायग्राम में दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाया था। तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। नाउ यू जस्ट इमेजिन, यहाँ से करंट, आप जो डायरेक्शन वाली बात कह रहे थे, ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। हर जगह आप देख रहे हैं कि करंट की फील्ड, मतलब जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, वो हर तरफ क्या हो रही है, आपकी तरफ से अंदर घुस रही है और मेरी तरफ से ऐसे बाहर आते हुए दिखाई दे रही मुझे, और आपकी तरफ से अंदर घुस रही है, हर जगह, हर जगह। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि फील्ड जो है वो घूम के ऐसे आ रही है, आपकी तरफ से मेरी तरफ अंदर घुस रही है, मेरी तरफ से बाहर निकल के ऐसे ही, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ढेर सारे बन रहे हैं। ओके, फील्ड अंदर की तरफ कॉइल के, ये जो एक कॉइल, इसको कॉइल कहते हैं, सर्कुलर लूप को हम एक वन कॉइल, नाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, 1 टर्न, ठीक है, एक टर्न है। अगर इसी में n नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे तो बात अलग होगी, पर इसको भी हम कॉइल कहेंगे। सो इफ आई हैव अ कॉइल हियर विद नंबर ऑफ टर्न 1, तो इस मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि फील्ड जो है वो ऐसे अंदर की तरफ आ रही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब इससे होगा क्या, वो समझने के लिए अब थोड़ा सा हम बोर्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमारी स्क्रीन नॉर्मल, चलिए यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए, एक मैग्नेट होता है, और मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, इस तरह से पोलैरिटी होती है। इसमें क्या होता है, वी ऑल्सो गेट सम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। हमें क्या मिलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दे आर लूप्स, इस तरह से, ठीक है, और नीचे भी होंगे, ठीक है, ऐसे। ओके, नाउ कंसिडरिंग दिस एज नॉर्थ एंड दिस एज साउथ, तो डायरेक्शन कैसी होती है इस पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर धरती है, ठीक है, सर्कल है, सर्कुल मतलब पृथ्वी, और मैंने, आप बोलेंगे सर पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा, आई एम स्पीकिंग ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हम कहते हैं जोग्राफिकल नॉर्थ यहाँ है, ठीक है, जोग्राफिकल साउथ यहाँ है, मैं मैग्नेट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है। लेट अस इमेजिन कि मेरे पास एक फव्वारा है, ठीक है, आई हैव अ फाउंटेन, यहाँ नीचे पानी भरा है, यहाँ मोटर होगी जो पानी को खींच के ऊपर पंप करेगी, फव्वारा है, ठीक है। तो फव्वारे से पानी क्या होगा, ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे फव्वारा गिरेगा, फिर वो पानी में मिक्स हो गया, यहाँ से पानी फिर इकट्ठा होगा, पानी हर जगह से फिर इकट्ठा होगा, राइट, और इकट्ठा होकर के ऐसे बिखरता जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऊपर की तरफ हम जनरली कहते हैं नॉर्थ, नीचे की तरफ कहते हैं साउथ। याद रखने के लिए आपको ये फव्वारे वाला कंसेप्ट लेना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इससे अपने को ये समझनी है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट जाता है। मैग्नेट मतलब ये पाइप है, अभी ये जो पाइप है जहाँ से पानी निकल रहा है वो मैग्नेट है। तो नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये बात समझ में आई? पानी अंदर जाएगा ना, सक करेगा और फिर वो पाइप से होता हुआ जाएगा। तो जो पाइप से जा रहा है वहाँ क्या है, सब साउथ टर्मिनल है, और ऊपर जाएगा फिर नॉर्थ पोलैरिटी में फैल जाएगा।
तो नॉर्थ से बाहर की तरफ जाएगा और साउथ से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेट की पोलैरिटी, और इसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस को आपको याद रखना है दैट लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने इसकी डायरेक्शन समझी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है इसका कि दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस लूप, दीज फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लूप, दे आर कंटिन्यूअस लूप, ये कहीं ब्रेक नहीं होते। तीसरा पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगला कैरेक्टर, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, ये जो होता है दिस शोज डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड from north to south at any point on the curve, ठीक है। क्या समझ में आया? ये वाले को थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में। अगर ये मैग्नेट है और ये उसकी फील्ड लाइन है, आप इस पॉइंट पर अगर जानना चाहते हैं तो नॉर्थ अगर यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है, तो इसी पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट बनाना है, ये डायरेक्शन होगी। नॉर्थ टू साउथ मतलब यहाँ से नॉर्थ, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ। आया समझ में? ये कहा गया है कि नॉर्थ टू साउथ का मतलब ये है, ओके। अच्छा, आप कहें सर यहाँ पर नहीं, अगर कोई दूसरी जगह चाहिए, मान लीजिए आप कहते हैं सर यहाँ बताइए, तो यहाँ पर एक टेंजेंट बना दीजिए आप, अगेन नॉर्थ टू साउथ। क्यों भैया? लाइन में यहाँ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ इस दिशा में जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आया समझ में? नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हुई? डाउनवर्ड्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट। तो ये कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस के कुछ कंसेप्ट्स हैं। कंटिन्यूस लूप, नेवर इंटरसेक्ट्स। अब नेवर इंटरसेक्ट्स को हम थोड़ा सा और समझ लें। अगर दो फील्ड लाइंस हैं, मान लो दो फील्ड लाइंस, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, दोनों आकर कहीं तो भी एक पॉइंट पर मान लो इंटरसेक्ट होती हैं। बेटा 2 मिनट स्क्रीन की तरफ, मान लो वो स्क्रीन ऐसे आकर के इंटरसेक्ट हो रही है, मान लो, ऐसे होती नहीं है पर मान लो, तो होगा क्या? हम जानते हैं कि हर पॉइंट पर आप फील्ड निकाल सकते हैं और टेंजेंट बना के। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा टेंजेंट बनेगा? इस कर्व का टेंजेंट बनेगा या इस कर्व का टेंजेंट बनेगा? तो हमें 2 टेंजेंट मिलेंगे। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। दोनों टेंजेंटों का प्रभाव पड़ के हमें एक रिजल्टिंग टेंजेंट मिलेगा विच विल अगेन अ सिंगल लाइन। बात समझ में? इनका एक रिजल्टिंग टेंजेंट होगा, तो दिशा तो हमेशा एक ही होगी, अर्थात ये दोनों इंटरसेक्ट कहीं नहीं होंगे, ये ऐसे आएंगे और पास से जाकर के निकल जाएंगे, बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या? वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। आप वहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रख के देख लो ना, एक कंपास रख लो, जहाँ पर आपको लगता है कि इंटरसेक्ट हो सकती हैं, दिखाई तो देती नहीं है लाइंस ऑफ फोर्सेस, आप वहाँ पर रख के देख लो, मैग्नेट आपको एक ही दिशा दिखाएगा ना, 2 दिशा दिखाएगा ही नहीं कि एक बार ऐसा 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 ऐसे या हिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इट विल ऑलवेज स्टॉप एट 1 पॉइंट, जो कि रिजल्टिंग होगा, ठीक है।
ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सर्कुलर लूप वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया फील्ड लाइंस के, इसको हम सर्कुलर लूप में एक बार और समझते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू सर्कुलर लूप वंस अगेन, फिर से सिंगल लूप, और मैं स्क्रीन पे अभी जो बच्चों को वीडियो दिखाई देगा उसमें दे विल सी ओनली मी, अभी उनको बोर्ड दिखाई नहीं देगा। अगेन आई एम टेकिंग अ लूप, सिंगल लूप। मैंने आपसे कहा था करंट अगर ऐसा जा रहा है तो आपकी तरफ से अंदर, मेरी तरफ से बाहर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा मैग्नेट बन रहा होगा, ठीक है। आपकी तरफ से अंदर मतलब आपकी तरफ साउथ, मेरी तरफ नॉर्थ, क्योंकि मेरी तरफ से बाहर निकल रहा है करंट और आपकी तरफ से अंदर घुस रहा है। मैंने यही कहा था ना, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये बात समझ में आ गई। तो एक तरह से मैग्नेट की कहानी हो रही है। इसका मतलब अगर हम वायर में करंट पास करें और उसका सर्कुलर लूप बनाएं तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि फील्ड लाइंस बन रही हैं। दोनों बातें समझ में आई। पहले हमने क्या बात की थी, जब करंट पास होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब हम कह रहे हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर एक प्रॉपरली उसको डिज़ाइन दे दी जाए, उसको लूप बनाया जाए तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक वायर से काम नहीं चलता, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 खूब सारे टर्निंग लेने पड़ते हैं। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं कंप्लीट कॉइलिंग, या जिसको हम पंखे के, कभी आपने नाम सुना होगा वाइंडिंग। वाइंडिंग नाम सुनिए, वायरों की वाइंडिंग होती है, नहीं सुना है? बहुत बढ़िया। मतलब कभी घर का पंखा जला नहीं है आपके घर, अगर जल जाता तो उसमें कभी होता ही है कि जल गया तो उसकी वाइंडिंग जल गई, तो पूरी वाइंडिंग जो है, हाँ वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो खूब सारे तारों को ऐसे गिन के टर्निंग ली जाती है, इट इज़ काउंटेड, और वो काउंट करके उसको टर्निंग बना के और फिर उसको प्लेस किया जाता है, तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, अब मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ। तो हुआ क्या कि अभी जब मैंने आपको डिज़ाइन दिखाई ऐसे वाली कि करंट जो है वो करंट ऐसे आ रहा है ना, ये दिखाया था मैंने करंट की डायरेक्शन, देखिए, ठीक है, ऐसे घूम के अंदर की तरफ, ठीक। तो हो क्या रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है जो मैंने अभी डायग्राम में बनाई, एक्सप्लेनेशन में शायद थोड़ी उल्टी हो गई होगी। यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, राइट हैंड थंब रूल बताता है कि यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी। यस, सही है गलत है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे डायरेक्शन बना के देखिए। करंट अगर ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जो कि मैं स्क्रीन के अंदर देख रहा हूँ, तो करंट जहाँ से जा रहा है मैंने वहाँ पर अपनी उंगली रखी तो आई कैन सी अंदर से बाहर की तरफ, मतलब पूरे स्क्रीन के अंदर ला जा रही है लाइंस ऑफ फोर्सेस। मतलब यहाँ पर कौन सा टर्मिनल बन रहा है, अपनी तरफ बन रहा है साउथ टर्मिनल, और स्क्रीन के उस तरफ, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन या जब भी आप इसको देख रहे हैं तो स्क्रीन के पीछे की तरफ क्या हो रहा है, नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो नॉर्थ पीछे की तरफ, सामने साउथ। ओके, नाउ इसको याद रखने के लिए कहाँ पर क्या बनेगा, अब मैं वापस आता हूँ केवल डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये याद रखने वाली चीज़, और ऐसा नहीं कि ये कोई मेरा मैजिक है, ये बुक में दी हुई चीज़ है। डायरेक्शन ऑफ करंट से आप इसमें क्या बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ एस हियर ना टू शो द डायरेक्शन। तो अगर मुझे मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से अगर स्क्रीन के ऊपर देखते हुए क्लॉकवाइज जा रही है लाइन, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मेरी तरफ साउथ पोलैरिटी बनेगी।
ये बात समझ में आई? हाँ ना, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, सॉरी ये डायरेक्शन हो गई, तो ये नॉर्थ दिखाई देगा एन, मतलब करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है आपकी तरफ से, आप देख रहे हैं किसी कॉइल को और वो कॉइल में आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपकी तरफ क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, आप देख रहे हैं आपके हिसाब से क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है, तो आपकी तरफ साउथ पोलैरिटी बन रही है उस मैग्नेट की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब जो बना, ये जो ऐसे कॉइल बनी, ये कॉइल मान लो हमने बना ली, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग कॉइल, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं इसको? सोलेनॉइड, SOLENOID, ये सोलेनॉइड है। जब सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो इस पर लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगी, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस से एक मैग्नेट क्रिएट होगा, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। कहानी ख़त्म। समझ में आई? सोलेनॉइड समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कौन सा पार्ट? कॉइल है। अभी तक जो मैं कॉइल कह रहा था, एक टर्न की बात कर रहा था, n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, तो सोलेनॉइड है। स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, आगे की तरफ भी बढ़ेगा, लेकिन उसमें कॉइलिंग इतनी अधिक है, इस प्रकार से ऐसे वाइंडिंग है, खूब सारी वाइंडिंग है, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और फिर दूसरे टर्मिनल में चला जाएगा। तो आपको एक सर्कुलर ऐसे स्प्रिंग की तरह दिखाई देगा एक तरह से, ठीक है। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। करंट फ्लो होगा तो जहाँ से भी अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी इसमें ऑटोमेटिक बनेगी, और यही है सोलेनॉइड जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका यूज़ करके आप डोरबेल बना सकते हैं, पर हमारे कोर्स में है नहीं, ठीक है, तो डोरबेल बन जाएगी। समझ में आया नहीं है? सोलेनॉइड इज क्लियर। अब बात आती है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इन दोनों के प्रभाव से क्या होगा, किसी प्रकार का एक फोर्स लगेगा। किस पर फोर्स लगेगा, अब वो देख लेते हैं। अगर मान लो मैं एक सेटअप बना लूं, लेट अस से मैं एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लूं। व्हाट इज हॉर्स शू मैग्नेट? एक यू शेप का मैग्नेट होता है। मैग्नेट के अलग अलग डिज़ाइन होती है, अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। आपने ऐसे टैबलेट टाइप के मैग्नेट देखे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे आते हैं बड़े बार टाइप के, ठीक है, लोहे के बार जैसे दिखाई देते हैं, रेड कलर के जनरली होते हैं, तो वो मैग्नेट जो आपके फिजिक्स लैब वगैरह में रखे रहते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। उसी डिज़ाइन में एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हॉर्स शू, घोड़े की नाल देखिए कभी, वैसा, तो इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ये यू शेप का होता है। इसका यूज़ क्यों करते हैं उसका कारण भी समझ लें। अगर किसी पॉइंट पर इसमें नॉर्थ और यहाँ साउथ पोलैरिटी है, तो अगर नॉर्मल सीधा बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट कहते हैं, ये बार मैग्नेट है, और ये वाला हॉर्स शू मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में, बेटा पहले देख लो, समझ लो, फिर लिखो जो लिखना है, ठीक है। ये ऐसे जाएगी फील्ड, यहाँ वाली इधर से जाएगी, मतलब इधर आप देखेंगे तो फील्ड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इस तरफ आऊँगा तो यहाँ पर फील्ड बहुत फैली हुई है। यस, ये बात समझ में? तो इससे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड हमें नहीं मिल पा रही। जबकि यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, तो लगभग हमें यूनिफॉर्म फील्ड मिल जाती है, लगभग हमें यूनिफॉर्म फील्ड मिल जाती है। और इनसाइड द मैग्नेट ये ऐसे घूम के साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, समझ रहे हैं, अंदर ही अंदर। और बाहर से हमें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगी, इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आ गई पहली बात, ठीक। अब मैं इस फील्ड को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें उस पर बात अभी नहीं करनी। चलिए, अब हम क्या करते हैं, वी विल टेक अ लूप ऑफ करंट,
इस पर मैं करंट पास करूँगा। लेटस से मैंने यहाँ पर सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी, एक की लगा देते हैं, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी, क्योंकि करंट ऐसे आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। मान लीजिए डायग्राम के हिसाब से जो हॉर्सशू मैग्नेट है वो ऐसा नॉर्थ टू ऐसा दिखाया मैंने, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। करंट कैसे जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ ऐसा जा रहा है, मतलब इस तरह से कोई वायर है जो इसमें लगा हुआ है। तो अब होगा क्या, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, किसकी, मैग्नेट की, अपनी खुद की। अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मैंने की नहीं लगाई या स्विच ऑन नहीं किया। द मोमेंट आई स्विच ऑन, अगर मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो उसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब अभी क्या हो रहा है, इसमें स्क्रीन के अंदर जाता हुआ करंट या आपकी तरफ से मेरी तरफ जाता हुआ करंट आ रहा है, राइट। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो उसका एक सर्कुलर लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को टकराएगी एंड वी नो दैट दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्या होगा, तो ये एक दूसरों को रिपेल करेंगी, दूर भगाएंगी, बोलेंगे हमसे दूर चले जाओ। ये बात समझ में आई। अब इस प्रभाव में क्या होगा, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड रूल समझना है। इधर देखो भैया, ओ दादा पानी वानी पी लो यार, पानी पीना है, ओके। देन जागरूक अवस्था में रहो, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड रूल, इस पर अब ध्यान देंगे। मैं वापस इस स्क्रीन पे आऊँगा, अभी जो वीडियो है उसमें अब मैं फिर से दिखूँगा। फ्लेमिंग, ये एम्पियर था, एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो अभी हम राइट हैंड रूल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कोर्स में नहीं है, ठीक है। वी विल स्टडी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नाउ अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। हाँ बोलो। नहीं, वो राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, थंब रूल कहते हैं उसको, राइट हैंड थंब रूल, ओके ओके। नाउ ये जो फ्लेमिंग बाबा का रूल है, सीखने के लिए हम दोनों रूल एक साथ सीख सकते हैं। मज़ा आता अगर बच्चे ऑफलाइन आते, और हालांकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि बच्चे नहीं आए, है ना। सबसे बात हुई थी क्लास लगेगी, लेकिन उसके बावजूद नहीं आए। खैर छोड़ो, अपनी अपनी मर्जी है ना। अगर किसी दिन रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूँ तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्लास में क्या लॉस होता है, और फिर दूसरी बार ना पढ़ाया जाए, है ना। पर क्या है, प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता है, तो लोग उसकी पूरी लिबर्टी ले लेते हैं, जो गलत है ना। खैर अब फिर से तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कह दूंगा वीडियो देख लो। अब ये देखो, इसमें ऐसे समझना है, हर उंगली कुछ ना कुछ बता रही है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं सेम यहाँ पर भी हैं, दोनों हाथ में सेम है। कौन सा रूल कब लगता है ये मैं आपके कोर्स में, राइट हैंड नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका देख लेना भैया, स्कूल में किसी को ना बताना। और जो बच्चे वीडियो देखेंगे भैया, आप लोग बच्चे इस लिंक को किसी और को मत दीजिएगा, ये पर्सनल लिंक है। एक होती मैग्नेटिक फील्ड, एक होती करंट, और एक होता फोर्स, ठीक है। अब इसमें इंडेक्स फिंगर जो होता है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब जैसे हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिया था नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब ये जो उंगली है मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ऐसे जा रही, ठीक है। फिर ये वाली जो उंगली है ये बताती है करंट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेम, ये फील्ड होगी ये करंट होगी। एंड व्हाट इज दिस थंब शोइंग, थंब शोज मूवमेंट या फोर्स। थंब क्या बताता है, फोर्स या मूवमेंट, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैंने हॉर्सशू मैग्नेट की बात की, तो हॉर्सशू मैग्नेट हम लोगों ने लिया, जैसे आप देख रहे हैं ऐसा मैग्नेट लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो मैंने ये उंगली ऐसे दिखा दी। फिर करंट, ये करंट की लाइन आपकी तरफ से मेरी तरफ, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा था करंट, ठीक है। तो वही करंट ये ऐसे ले गया। अब देखिए थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरफ,
तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ। मतलब अगर ये मैग्नेट है तो जो वायर है वो फट से अंदर की तरफ मारेगा इसको। आई बात समझ में? वायर अंदर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि इससे मैग्नेट टूट सकता है अगर वायर मजबूत है तो, ठीक है, नहीं तो वायर टूट जाएगा, क्या होगा? तो अपन उल्टा काम कर सकते हैं। लेट्स चेंज द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम उल्टा कर दें, अंदर से बाहर की तरफ कर दें, तो वही क्या होगा? ये फील्ड लाइन अंदर से बाहर की तरफ, और डायरेक्शन कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। समथिंग लाइक दिस, ओके, नॉर्थ टू साउथ। करंट की डायरेक्शन ये उंगली दिखा रही है, समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ से जो करंट जाएगा उससे क्या होगा? जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये बाहर की तरफ भागेगा, इट विल शूट लाइक दिस। ये बात समझ में? तो इस पर लगेगा एक फोर्स, ये भागेगा। अब आप चाहें तो इसकी एक छोटी सी तोप बना लें। स्कूल में एग्जीबिशन वगैरह होती है, वो शटल कॉक का डब्बा होता है, अपनी मम्मी की वो स्वेटर बुनने की सुई ले लेना, मेटल वाली, प्लास्टिक की नहीं, कंडक्टर होना चाहिए ना। उससे आप करंट पास करें, हॉर्सशू मैग्नेट लगा दें अंदर की तरफ, हॉर्सशू मैग्नेट उस नली के अंदर घुसा के ऐसे आपको डाल देना है उसमें वो सुई, ठीक है। और सुई को मूव करने के लिए आगे पीछे ऐसी जगह चाहिए, उसको आप करंट दे देंगे, ठीक है। और इधर से डाल दो आप छोटी सी टेनिस बॉल, वो छोटी प्लास्टिक वाली बॉल, तो तोप बन गई प्रॉपर। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वो सुई जो है वैसे पट्ट से आगे भागेगी, वो भागेगी तो बॉल को धक्का मारेगी और बॉल का गोला ऐसे उड़ के बाहर जाएगा। हो सकता है नहीं? तो इस तरह से आप एक बम, मतलब क्या, तोप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रभाव होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स बाय एक्सर्टेड। टाइटल में अपनी बुक में देख लूँ क्या लिखा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई। अब वापस अपन स्क्रीन पे आते हैं। हाँ हाँ कहिए ना। जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ रहती है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है ना? मैग्नेट की स्ट्रेंथ उसके फील्ड पर डिपेंड करती है कि जहाँ फील्ड अधिक कॉन्सेंट्रेटेड होगी वहाँ पर स्ट्रेंथ उसी मैग्नेट की ज़्यादा होगी। अगर फील्ड लाइंस कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगी, फैल जाएंगी, तो उसी मैग्नेट की फील्ड उस जगह पर कम होगी। तो मैग्नेट स्ट्रांग या वीक नहीं होता, उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा होता है किसी एक जगह पे, एरिया में। क्लास 12th में इस पर और डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है, तब और क्लियर समझ में आएगा। तो आई होप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो ये जो डायग्राम अभी हम लोगों ने लिया, इसमें क्या हुआ था, मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ क्योंकि ये अंदर की तरफ भग रहा था, इसको हम भगाएंगे बाहर की तरफ। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन बनाने के लिए आई विल टर्न ऑल नेगेटिव्स टू पॉजिटिव्स। हो गया समझ गए? तो पॉजिटिव, यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, इधर से वापस आएगा। क्लियर? तो ये भगेगा बाहर की तरफ। ये सारी बातें समझ में आ गई? चलिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसा आपकी बुक में दिया है, डायरेक्शन वगैरह बताई गई है। NCERT 203 में, ये मेरी सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है। नाउ वी विल स्टडी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है? तो डोमेस्टिक सर्किट का मतलब यह है अपने घरों में जो करंट आता है वो किस प्रकार से आता है, उस पर चर्चा है। तो ज़रूरी नहीं कि जैसा बुक में डायग्राम दिया बिल्कुल वही बनाना है हमें, हम समझ के अपना एक अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, और समझना क्या है वो उस पर ध्यान दें। Now, we should know color scheme. Color scheme.
मतलब हमारे घर में जो वायरिंग होती है, करंट आता है, आपने जनरली उसमें 3 प्रकार के कलर देखे होंगे, वायर भी 3 होते हैं उसके अंदर, तो 3 कलर देखे होंगे आपने। कौन कौन से कलर और उनका उपयोग क्या होता है? एक होता है लाइव वायर। लाइव वायर मतलब इससे करंट आपके घर के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। ये जो तार जाते हैं खंबे एमपीबी वाले, उससे एक तार आपके घर के अंदर आता है, वो जो करंट है दैट इज कॉल्ड एज लाइव वायर या लाइव करंट, ठीक है, लाइव वायर कहलाता है। ये सामान्यतः रेड कलर का होता है क्योंकि ये डेंजर डिनोट करता है। सामान्यतः ये रेड कलर का होता है। कहीं कहीं किसी के कुछ घरों में ये येलो कलर का भी हो सकता है, जहाँ पर रेड यूज़ नहीं हो रहा है मान लो, तो आप वहाँ पर येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर सामान्यतः ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये सामान्यतः ब्लैक कलर का होगा। कहीं कहीं इसको येलो और इसको ब्लू कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट। करेक्ट जो एग्जैक्ट कलर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें रेड और ब्लैक लिए जाते हैं। कभी कभी ब्लैक की जगह ब्लू का प्रयोग कर लिया जाता है न्यूट्रल, और रेड की जगह येलो हो जाता है कहीं कहीं, बट कायदे से एनसीईआरटी के हिसाब से वी शुड टेक दीज कलर स्कीम अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब तीसरा वायर होता है जिसको कहते हैं अर्थिंग। ये होता है ग्रीन कलर का, इट हैज़ टू बी ग्रीन, इसको सामान्यतः ग्रीन ही रखना चाहिए। इस कलर स्कीम, ये स्टैंडर्डाइजेशन है, इससे क्या होता है कि कोई भी अगर करंट का काम करना चाहे तो उसको ये पता रहेगा कि किस तार को छूना है, किसको नहीं छूना है। बात समझ में आ गई? अब हम इनका घर में कैसे सर्किट बनता है वो बता रहे हैं। कलर स्कीम क्लियर है? अब मान लीजिए आपके घर में करंट आ रहा है, ये है पावर स्टेशन, वहाँ से करंट आपके घर में है, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का वायर घर के अंदर आया, तो घर के अंदर ही कहाँ आएगा? ये मीटर में आएगा। आपके घर में मीटर होता है ना, उसके अंदर आएगा। तो उसमें होता है एक फ्यूज़ वायर जो यहीं पर लगा रहता है। आपने देखा होगा, उसको सामान्य भाषा में कटआउट कहते हैं। एक चीनी का बना हुआ ऐसे खींचते हैं, लगाते हैं, देखा है? मीटर देखा है कभी? मीटर देखा है? मीटर, जहाँ मीटर है, मीटर के नीचे एक चीनी का कटआउट लगा रहता है, उसको कटआउट ही कहते हैं, ठीक है, वो लगा रहता है। तो उसके अंदर एक फ्यूज़ वायर होता है जिसको मैं ऐसे दिखा दूँ, ये फ्यूज़ वायर है, ठीक है। यहाँ से ये आपके मीटर में जाएगा, मीटर से ही आपके घर के अंदर आ जाएगा, ओके। अब ये वायर आपके घर के अंदर आ गया। मैं इस पर कोई सर्किट नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ से इनपुट दिखा रहा हूँ। ये आपके घर में लाइव वायर पूरे घर में बिछ गया, ठीक है। दिस इज रेड कलर लाइव वायर। एक वायर आपके घर में और होगा, वो है न्यूट्रल। ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल पूरे घर में बिछा हुआ है। और तीसरा होता है ग्रीन कलर का, ये ब्लैक। न्यूट्रल का काम क्या होता है? सर्किट पूरा करना। ग्रीन कलर का अर्थिंग, ठीक है। ये याद रखना है, ऊपर वाला रेड है मतलब लाइव वायर है, ये ब्लैक है और ये ग्रीन है। ग्रीन का उपयोग कहाँ करेंगे? उन सभी अप्लायंसेज में जो पानी से किसी न किसी रूप में कनेक्ट हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो होते ही हैं, हो भी सकते हैं, कभी कभी होने की संभावना हो सकती है। एग्जाम्पल, गीज़र, पानी गर्म करने की मशीन, पानी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ रेफ्रिजरेटर, वो पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर पानी रखते हैं, उसके अंदर स्टीम वगैरह जो है वो सब भाप में कन्वर्ट हो रही होती है।
और वो भाप बन के फिर वो ठंडा बनता है, फिर ठंडा और फिर कोल्ड, और इसके बीच में एक वेव बनती है। कुल मिलाकर उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो पानी का कांटेक्ट हो सकता है। ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट है। हमारे घर में हम कपड़े प्रेस करते हैं, इंग्लिश में उसको आयरन कहते हैं। आयरन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में गीले कपड़े से कांटेक्ट में आ सकते हैं, मतलब पानी। आपके घर में कूलर है, एसी है, इन सब चीज़ों में किसी न किसी रूप में कभी ना कभी करंट का कांटेक्ट पानी से आ सकता है। इन सब में अर्थिंग आपको मिलेगी। अब अर्थिंग कहाँ नहीं मिलती? आपके मोबाइल में, टीवी में, टेप रिकॉर्डर, डोरबेल, इनमें कभी पानी के साथ कांटेक्ट नहीं होता। ट्यूबलाइट, पंखा, इनका पानी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसमें हमेशा आपको 2 ही वायर मिलेंगे, तीसरा अर्थिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इनसे बाहर भी वायर निकलेंगे तो 2 ही तार निकले होंगे, तीसरा नहीं निकलेगा। समझ गए? हम बनाते हैं कुछ स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड बनाते हैं अपन। ठीक है, हमेशा याद रखो, जब लाइव वायर से करंट आता है तो स्विच लाइव वायर में लगाते हैं। स्विच कहाँ लगाते हैं? लाइव वायर में। मतलब अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो आपके बोर्ड में करंट नहीं आएगा। ये डिज़ाइन से आप समझ गए मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। एक सॉकेट जिसमें हम प्लगिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सॉकेट बना रहा हूँ मैं, और ये बन गया मेरा स्विच। ओके, यहाँ होगी अर्थिंग और यहाँ से वायर जाएगा न्यूट्रल। ओके, सर उसके बीच में 2 और होता है। वो छोटा साइज़ के लिए होता है कि बड़ा डालना है छोटा डालना है। तो यही कनेक्शन है, सेम कनेक्शन, पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 पिन वाला डालना है तो उसके लिए भी एक अलग से सॉकेट उसी में बना देते हैं। है कुछ नहीं, उसी सेम चीज़ है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब ये तो हो गया नॉर्मल सर्किट। अगर मान लो मैं ट्यूबलाइट बना रहा हूँ, मुझे ट्यूबलाइट चाहिए, मैं क्या करूँगा? रेड से मैंने खींचा, पहले तो लगाया स्विच, क्योंकि बगैर स्विच तो ट्यूबलाइट भी नहीं होगी। ये लगाया ट्यूबलाइट, क्या इसको अर्थिंग की ज़रूरत है? ये हो गया ट्यूबलाइट। यही हो गया फैन, यही हो गया टीवी। समझ गए? ये सब 2 पिन वाले। सीधा आया, रेड से जो कनेक्शन आ रहा है उसमें स्विच लगेगा। स्विच यहाँ नहीं लगेगा कि पहले करंट पहुँच गया और उसके बाद आप स्विच लगा रहे हैं। तो जब कभी आप इसको कभी खोलने का निकालने का प्रयास करेंगे, पहले तो करंट मारेगा, क्योंकि लाइव वायर डायरेक्ट टच करेंगे आप। समझ गए? तो सर्किट में ये बातों का ध्यान रखना है। और जब रेजिस्टेंस है तो उसका मतलब है लोड। लोड का मतलब है आपने कोई अप्लायंस लगा रखा है। इस पर चर्चा पहले हुई थी। ठीक है, ओके। तो ये सर्किट समझ में आ गया अपने घरों में कैसे। अब यहाँ पर आपको एक और बात समझनी है। हमारे घरों में सर्किट कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन। तो जिनमें अर्थिंग होती है वो कैसे बनते हैं? मतलब सर्किट यही तो है नॉर्मल। नहीं, जिनमें अर्थिंग की ज़रूरत होती है उनका भी ऐसे बनता है। उनके बॉडी से एक तार खींच के ले आते हैं और उसको अर्थ में डाल देते हैं। आपने कभी कूलर की फिटिंग या वायरिंग की है? घर में कूलर लगाते हो कि कोई आता है और लगा के चला जाता है इलेक्ट्रिशियन? नहीं, तो आपको आना चाहिए। अब आप बड़े हो रहे हैं ना, 9th ऑनवर्ड्स, अभी तो आप 10th में, 9th ऑनवर्ड्स आपको ये सारे काम खुद करने चाहिए घर में। कूलर लगाना, निकालना, हटाना, ट्यूबलाइट चेंज करना अगर है तो, है ना, एलईडी लगाना, पंखे लगाना, उसको चेक करना, कैपेसिटर घर में लगा लेना। ये छोटे छोटे काम आपको घर में करने चाहिए। ठीक है, जो कूलर की फ्रेम होती है ना, फ्रेम में स्क्रू कसते हैं ऐसे ऐसे, उसी स्क्रू में से एक स्क्रू में अर्थिंग का वायर खींच के उसको बोर्ड में ले जाते हैं, बोर्ड से वो अर्थिंग हो जाती है। तो अगर कभी बॉडी में करंट आने लग जाए, बॉडी में कभी होता है कि बॉडी में पानी बह रहा है और करंट आने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में वो सीधे अर्थिंग में चला जाता है। आपको करंट नहीं लगेगा,
आपको हल्की झंझनाहट महसूस होगी, लेकिन मेन करंट जो है 220 वोल्ट मैक्सिमम करंट अर्थिंग में चला जाएगा और आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी। महसूस तो होगी क्योंकि आपको भी अर्थिंग है ना, हमारे बॉडी में भी रेजिस्टेंस है, हालांकि बहुत अधिक रेजिस्टेंस है, तो हमारे बॉडी से भी करंट पास होगा। अगर आपने कूलर में लीकेज हो रहा है, मान लो करंट का लीकेज है, कभी कभी होता है ना, पानी जो है वो मोटर के ऊपर गिर गया, पंखे की मोटर पे, तो करंट लीक होता है। अब वो जो लीकेज है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आया तो बॉडी में ऐसे टच करोगे झंझनाहट आएगी, एक अजीब टाइप की झंझनाहट होती है, पर चिपक के मर नहीं जाओगे क्योंकि वो पूरा 220 वोल्ट का करंट नहीं है, समझ गए? थोड़ा छोटा करंट है। क्यों? मैक्सिमम तो अर्थ हो गया। फिर आप अगर चप्पल पहन के खड़े तब भी नहीं होगा, हल्का महसूस होगा क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टर है, तो हल्की झंझनाहट आपको महसूस होगी, लेकिन चप्पल पहनी है स्लीपर, रबर की चप्पल होनी चाहिए, चमड़े की नहीं। चमड़ा भी डेड है लेकिन कंडक्टर तो हो सकता है ना, अगर थोड़ा भी गीला हो जाए तो कंडक्टर है, उसमें नमी हो जरा सी भी तो वो कंडक्टर बन जाएगी। समझ में आया? समझ में आया है ना? ठीक, तो ये हमारा डोमेस्टिक सर्किट आई होप समझ में आ गया। तो इससे आपको जितने, हाँ, तो पैरेलल कनेक्शन ये याद रखना है, अपने घरों में जितने भी कनेक्शन है हर चीज़ पैरेलल में लगी हुई है। पैरेलल में क्या होता है, सबको बराबर वोल्टेज मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं इन आर इलेक्ट्रिसिटी, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा चैप्टर था यार पहले? इलेक्ट्रिसिटी में पहला चैप्टर कौन सा था इससे? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सबको बराबर मिलता है, करंट बढ़ता है ना, तो वोल्टेज आपको सब में सेम मिलेगा। तो ये भी 220 वोल्ट पंखा, ट्यूबलाइट भी 220 वोल्ट, टीवी भी 220 वोल्ट, करंट कंप्यूटर चल रहा है वो भी 220 वोल्ट, तो सबको 220 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप अगर एग्जाम में बनाते हैं, 2-3 बना देना, अभी मैंने एक ही बनाया। यहाँ पर आप फ़ैन वगैरह लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिखने की अपेक्षा यू माइट राइट हियर फैन, एक में लिख देना टीवी, रेडियो, डिपेंडिंग अपॉन वो ध्यान से किस में अर्थिंग देनी है, ठीक है, तो वो समझ के देना है। चलिए, और हमेशा याद रखिएगा रेड से आपकी मेन लाइन लाइव वायर आ रही है तो स्विच आपका वहीं पर होगा। जैसे अर्थिंग में होता है, जैसे ये ब्लैक तक जा रही है वो ग्रीन पे रुक जाती है या फिर ब्लैक से जाकर फिर नीचे आती है? नहीं काहे को भैया, मिक्सिंग क्यों होगी? मिक्सिंग थोड़ी होती है। अर्थिंग मतलब ये धरती के अंदर चली जाती है, ये सीधे धरती के अंदर जाती है। ये वायर गड्ढा खोदते हैं अपन, गड्ढा खोद के उसके अंदर नमक, कोयला, ये सब डालते हैं, कचरा सब इसमें डालते हैं, लकड़ी का बुरादा, जो छीलन होती है ना वो डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, उसमें कोयला डालते हैं, और ये सब डाल के खूब पानी पिलाते हैं इसको। और अंदर इसमें प्लेट रहती है, मतलब लोहा, इसमें कॉपर की एक प्लेट रहती है, और उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो धरती एक्स्ट्रा करंट को अपने अंदर समा लेती है, इसको अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो दैट इज़ ऑल विद दिस चैप्टर। चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो जो बच्चे आज नहीं आए उनका आज नमस्ते है। अगर वीडियो देख लेंगे तो भगवान भला करे, नहीं देख रहे तो उनका एक चैप्टर गया। चलिए, और यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो गया, मैंने एनसीईआरटी पूरी आखिरी तक देख ली। सो दैट इज़ ऑल। एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ। आप पेज नंबर 204 देखेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, मोर टू नो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे इसमें आपको क्या समझ में आया। दिस इज़ योर होमवर्क। जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनके लिए ये होमवर्क वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा, तो इसको होमवर्क को कर लेंगे आप लोग। सो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर। इस लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर मत करिएगा, ये आपके लिए पर्सनल बनाई गई है। धन्यवाद।